ब्रिटिशर्स ने 1887 में एक सेंट्रल स्पेशल ब्रांच बनाई थी। ये वही टाइम था जब आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। ये सेंट्रल स्पेशल ब्रांच बनाने का मेन मकसद ब्रिटिशर्स का ये था कि ब्रिटिशर्स उन सारी एक्टिविटीज को जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में चल रही थी उन पे नजर रखना चाहते थे। 1857 में सिपॉय म्यूटनी भी हुई थी जिसमें ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा भारी नुकसान हुआ था। तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इन फ्यूचर अगर इंडियंस ऐसा कुछ भी करना चाहें तो ब्रिटिशर्स की ये जो ब्रांच थी ये इनको पहले ही इन्फॉर्म कर दे इंडियंस की हर एक मूवमेंट के बारे में। ब्रिटिशर्स ने इस सेंट्रल स्पेशल ब्रांच का नाम रीनेम करके 1918 में इसको सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट किया एंड लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके इंटेलिजेंस ब्यूरो किया, दैट इज आईबी। ये जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आईबी मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रही थी, ब्रिटिशर्स को इसका यूज करके काफी ज्यादा सक्सेस मिल रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने इसी से इंस्पायर होकर एक अलग से मिलिट्री इंटेलिजेंस भी बनाई। 1947 में जब इंडिया आजाद हो गया तो हर एक चीज की डिवीजन के साथ साथ इस मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी डिवीजन हुआ। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो थी वो पाकिस्तान को दे दी गई एंड ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था ये इंडिया को मिल गया। अब इंडिपेंडेंस के बाद ये जो आईबी है जो इंडिया को मिली ब्रिटिशर्स के थ्रू, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये इंडिया के इंटरनल्स एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स मतलब कि इंडिया के अंदर होने वाले सारे अफेयर्स और इंडिया के बाहर होने वाले सारे अफेयर्स पर नजर रखने लगी। एंड ये सारी चीजें मतलब इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखने लगी एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस आईबी को दिया गया। तो अब इस आईबी के जो पहले डायरेक्टर बनते हैं वो बनते हैं संजीवी पिल्लई। अब 1962 में इंडिया एंड चाइना का वॉर होता है एंड इस वॉर में इंडिया हार जाता है। इस वॉर में आईबी की बहुत सारी गलतियां होती हैं, जैसे कि पहली जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, आईबी जो होता है वो एक भी मूवमेंट चाइना की ना समझ पाता है और ना ही पकड़ पाता है। आईबी को लगता है कि चाइना किसी भी उन जगहों पे अटैक नहीं करेगा इंडिया में मतलब बॉर्डर पे जहां पे इंडिया ने अपना क्लेम दिया हुआ है, क्योंकि ऐसा आज तक हुआ नहीं है। लेकिन ये जो बात होती है आईबी की ये रॉन्ग प्रूफ हो जाती है एंड चाइना इंडिया के हर एक टेरिटरी पे जो भी बॉर्डर्स पे थे उधर अटैक करता है। इंडिया की गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि हम एयरफोर्स को यूज करके चाइना के ऊपर अटैक करेंगे, मतलब जहां पे भी ये लोग वॉर चल रही है वहां पर अटैक करेंगे। लेकिन आईबी इंडिया को एयरफोर्स यूज करने से भी मना कर देता है, ये कहकर कि अगर हमने यूज किया एयरफोर्स तो चाइना भी इन रिटर्न हम पे एयरफोर्स को यूज करेगा एंड इससे बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा। लेकिन ये बात बाद में पता लगती है कि चाइना का एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम प्रिपेयर ही नहीं था इंडिया पर अटैक करने के लिए। इन्होंने कोई भी अरेंजमेंट नहीं की हुई थी तिब्बत में जहां से ये लोग वॉर लड़ रहे थे, यहाँ पे इन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी एयरफोर्स की अरेंजमेंट नहीं करी हुई थी। तो अगर इंडिया एयरफोर्स से अटैक करता तो शायद इंडिया वॉर जीत गया होता। इस मिस इंटरसेप्शन का बहुत ज्यादा भारी नुकसान होता है इंडिया को इस वॉर में और इंडिया को वॉर हारनी पड़ जाती है। आईबी की जो इंटेलिजेंस होती है वो फॉरवर्ड पॉलिसी पे वर्क करती है जो कि नेहरू की सजेस्टेड पॉलिसी थी। तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब था कि ये जो इंडिया जो है किसी भी काइंड ऑफ वॉर में अपने सोल्जर्स को आगे रख देगा उन सारे एरियाज में जहां पे भी इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये टेरिटरी उनकी है। इस फॉरवर्ड पॉलिसी का इंडिया को बहुत भारी नुकसान होता है चाइना के साथ वॉर में एंड इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स शहीद होते हैं। ये सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई एंड सबसे ज्यादा रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी जो आईबी ने 1962 के वॉर में यूज किया। इसके बाद वॉर इंडिया हार जाता है एंड इसके बाद आईबी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाता है एंड काफी टाइम तक सारा फोकस जो था वो चाइना के बॉर्डर पे रखा जाता है। और इसके बाद ईयर आता है 1965 एंड वापस से इंडिया पर पाकिस्तान अटैक करता है एंड इस बार दोबारा आईबी बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है। पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता है एंड आईबी को पता भी नहीं लगता है। तो पूरा जो इंडिया होता है वो रेलेवेंस पे क्वेश्चन उठाने लगता है आईबी की। आईबी पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगते हैं एंड देन इसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं एंड पीएम बनते ही वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जो ऑफिसर होते हैं आरएन काओ को मिलने के लिए बुलाती हैं, एक मीटिंग के लिए बुलाती हैं।
अब थोड़ा सा आर एन काओ को समझो। आर एन काओ और इंदिरा गांधी जी का पहले भी काफी अच्छा रिलेशनशिप रह चुका था, इनके फ्रेंडली रिलेशनशिप्स थे, क्योंकि आर एन काओ जो थे ये ऑलरेडी सिक्योरिटी इंचार्ज थे जवाहरलाल नेहरू जी के, तो मतलब ये ऑलरेडी नोन थे इंदिरा गांधी जी के। इंदिरा गांधी जी उस मीटिंग में आर एन काओ को समझाती है कि हमें आईबी के अलावा एक एजेंसी बनानी पड़ेगी जो कि काफी ज्यादा एडवांस हो और जिसका पूरा पूरा फोकस इंडिया के बाउंड्री के बाहर रहे। तो इस बात पे आर एन काओ जो होते हैं वो एग्री करते हैं एंड वो टाइम लेते हैं 2 मंथ का और पूरा ब्लूप्रिंट बना के इंदिरा गांधी जी को देते हैं। इंदिरा गांधी जी को ये जो ब्लूप्रिंट आर एन काओ ने बनाया होता है इसके सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड वो एक्सेप्ट कर लेती हैं इस ब्लूप्रिंट को, और बस उसमें एक चीज की एडिशन करती है कि ये जो न्यू एजेंसी बनी है ये डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करेगी ताकि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो वो बहुत आराम से एंड बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ जल्दी हो। उसी टाइम इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी जोशी जी भी वहां बैठे हुए थे एंड वो इस एजेंसी का नाम रखते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज R&AW। इसके बाद 21 सितंबर 1968 को R&AW को क्रिएट कर दिया जाता है जो कि अब सारे मैटर्स देखेगी इंडिया के बाहर के। R&AW का जो बजट रखा जाता है वो $20 मिलियन का रखा जाता है एंड इनकी जो हेडक्वार्टर सेटअप किया जाता है वो साउथ दिल्ली में किया जाता है। अब R&AW के बनते ही आईबी को इंडिया के सिर्फ बाउंड्री में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और ये क्लियर कर दिया जाता है कि अब आईबी जो है वो इंडिया के बाहर के ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं करेगी और इन्वॉल्व नहीं होगी। आर एन काओ ये मैंडेटरी कर देते हैं कि जो भी ऑफिसर या फिर जो भी स्पाई R&AW बनाएगा बाहर कंट्री से बाहर भेजने के लिए उसका नाम किसी भी पेपर में रिवील नहीं होगा एंड एक सिंगल पीस ऑफ पेपर में भी उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। किसी भी तरीके की कोई भी डेजिग्नेशन R&AW में नहीं बनाई जाती है। वहां के सीनियर ऑफिसर्स को सेक्रेटरी कहते थे एंड जितने भी जूनियर ऑफिसर्स थे उनको अंडर सेक्रेटरी कहते थे। ये सारा टास्क करने के बाद अब सबसे मेजर टास्क जो R&AW के सामने होता है वो होता है इंडियन स्पाइस को प्रॉपर ट्रेनिंग देना ताकि वो उनको बाहर कंट्री के बाहर बाउंड्री के बाहर इम्प्लांट किया जा सके बाकी कंट्रीज में एंड इंफॉर्मेशन वो इंडिया में पहुंचाएं। और ये टास्क दिया जाता है फॉरेन सेक्रेटरी TN कॉल को। अब ये जो TN कॉल है ये फेक जॉब रिक्रूटमेंट्स को इंडियन एम्बेसीज में रिलीज करते हैं एंड इस फेक जॉब रिक्रूटमेंट से ये इंडियन स्पाइस को कलेक्ट करते हैं, इंडियन स्पाइस को रिक्रूट करते हैं जो कि अब इंडिया के लिए काम करेंगे बाहर की कंट्रीज में। और अब ये स्पाइस जो है डिफरेंट कंट्रीज में जाके डिफरेंट कंट्रीज से इंफॉर्मेशन लेके इंडिया को देंगे। अब इन सारे स्पाई एजेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद बाहर की कंट्रीज में भेजा जाने लगा एंड ये सारी इंफॉर्मेशन वायरलेस एंड वायर टेलीकम्युनिकेशंस को यूज करके इंडिया में पहुंचाने लगे। R&AW अपने मॉनिटरिंग स्टेशंस को स्टैब्लिश करता है बहुत सारे बॉर्डर्स के एरिया में। अब R&AW की जो एक्टिविटीज थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से शुरू हो गई और अब R&AW की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है एंड आईबी जो इंपॉर्टेंस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इनफैक्ट आईबी के जो डायरेक्टर्स होते हैं SP वर्मा और MML हुजा ये क्वेश्चन तक करते हैं R&AW के क्रिएशन को। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टैब्लिश होता है R&AW और आईबी के बीच में, इन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से R&AW की वर्किंग को अफेक्ट होने लगता है। R&AW प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है। आईबी के जो डायरेक्टर होते हैं MML हुजा ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को, क्रिप्टोग्राफिक एक्सपर्ट्स को R&AW को देने से मना कर देते हैं। आईबी जो है ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स और सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को R&AW के साथ शेयर भी नहीं करता। R&AW के मेंबर्स को किसी भी तरीके का फॉरेन ट्रैवल करने के लिए और एक्सपेंस के लिए कैबिनेट की परमिशन लेनी पड़ती थी एंड अब ये कैबिनेट जो है ये परमिशन प्रोसेस को भी डिले करने लगा। तो इन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए इंदिरा गांधी जी इस मैटर में आती हैं एंड हेड ऑफ R&AW को ही हेड ऑफ कैबिनेट भी बना देती हैं एंड अब जो हेड हैं R&AW के वही कैबिनेट की भी हेड हैं। तो सारी जो प्रोसेस होती है, सारा कुछ जो भी चीज होता है वो R&AW के हाथ में आ जाता है। अब R&AW की वर्किंग फिर से बहुत प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाती है एंड R&AW अपना पहला स्पाई एजेंट पाकिस्तान में भेजने के लिए सारी अरेंजमेंट करता है।
ये जो स्पाई एजेंट होता है इसका नाम किसी भी पेपर में रिवील नहीं किया जाता, पर इसको RNAW के जो मेंबर्स होते हैं वो कश्मीर बेदी बोलते हैं। ये जो कश्मीर बेदी होते हैं इनको पंजाब से चूज किया जाता है, मतलब पंजाब से सेलेक्ट किया जाता है स्पाई एजेंट बनने के लिए। रीजंस इसके पीछे काफी सारे होते हैं, क्योंकि ये जो कश्मीर बेदी होता है ये उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज में फ्लुएंट होता है, इसको इस्लामिक ट्रेडिशंस की काफी ज्यादा नॉलेज होती है। तो इन सारे रीजंस की वजह से इन कश्मीर बेदी को सेलेक्ट किया जाता है स्पाई एजेंट बनकर जाने के लिए पाकिस्तान में। अब कश्मीर बेदी को भेजने से पहले पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये जानने के लिए RN काओ जो है ये एयरक्राफ्ट में कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं, एंड अब ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पे उड़ रहा है और जितना हो सकता है उतनी पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रहा है ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इस कैमरा के साथ कि इसकी रेंज जो होती है वो सिर्फ 70 किलोमीटर तक की होती है, एंड प्लस जो ये फोटो ले रहा होता है वो भी उतनी क्लियर नहीं होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि फोटो में एक्चुअली में है क्या। तो अब ये डिसाइड किया जाता है कि अब इंडिया के जो स्पाई हैं वो ही पाकिस्तान जाएंगे एंड वहां से फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह सारी चीजें इकट्ठी करके इंडिया में शेयर करेंगे। तो इसी टास्क के लिए कश्मीर बेदी को सेलेक्ट किया जाता है। अब हमारे ये जो कश्मीर बेदी हैं इनका नाम कश्मीर बेदी से हटाकर मोहम्मद इब्राहिम कर देते हैं, एंड पाकिस्तान के 2 सिटीजन्स की हेल्प से ये पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं। अब ये जो कश्मीर बेदी है ये प्लान के अकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अमृतसर भेजते थे। अमृतसर से ये एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू दिल्ली आती थी, एंड दिल्ली से ये जो मैसेज होता था जो कश्मीर बेदी ने भेजा होता था, ये एक मैसेंजर बाइक से जाकर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था एंड देन RN काओ को देता था। एक दिन फोटो आती है जिसमें शो हो रहा होता है कि अमेरिका जो है वो बहुत सारे वेपन्स को पाकिस्तान को दे रहा है। उन वेपन्स में काफी सारे गन पाउडर्स थे, बॉम्ब्स थे, एयरक्राफ्ट्स थे। इसमें 6 F-104 फाइटर प्लेन्स होती हैं, 7 B-57 बॉम्बर्स होते हैं और 300 कैरियर्स होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन और इमेजेस इंडियन अथॉरिटीज को मिलती है एंड इंडियन अथॉरिटीज समझ जाती है कि कुछ पाकिस्तान जो है ये कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है USA के साथ मिलकर। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इंडिया जो है अपना फोकस ईस्ट पाकिस्तान दैट इज आज का बांग्लादेश के तरफ अपना फोकस शिफ्ट करता है और इंक्रीज करता है। इंडिया के RNAW के जो एजेंट्स होते हैं इनका काफी अच्छा नेटवर्क लंदन में भी स्टैब्लिश हो चुका होता है, एंड ये लंदन के जो स्पाइज होते हैं ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के सारी इंफॉर्मेशन इंडिया पहुंचा रहे होते हैं। तो ऐसे ही इसकी वजह से इंडियन अथॉरिटीज को पता लगता है कि पाकिस्तान अपने इलेक्शन से पहले ईस्ट पाकिस्तान में कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन करने वाला है। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन इंडिया पहुंचती है, इंडिया जो है इसे अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपने लिए डेंजर मानता है एंड ईस्ट पाकिस्तान में इंटरफेयर करना शुरू करता है। RN काओ जो होते हैं ये बहुत सारे टेक्निकल चेक पोस्ट को ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे बढ़ा देते हैं और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान मतलब आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जितनी भी कम्युनिकेशन चल रही होती है उन सबको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे इन स्पाई एजेंट्स की वजह से इंडिया के ऑफिसर्स के पास हर एक सिंगल डिटेल होती है कि पाकिस्तान में कौन इलेक्शन जीत सकता है, किस तरीके से मिलिट्री एक्शन ईस्ट पाकिस्तान में हो सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंडिया के पास पहले ही आ जाती है। अब काओ जी जो हैं ये इंदिरा गांधी को सजेस्ट करते हैं कि अगर इंडिया अपना एयर स्पेस स्टेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए बंद कर दे और बांग्लादेश के लिए बंद कर दे तो इंडिया को बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन इस पर इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि हम इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये सिर्फ वॉर की कंडीशन में ही हो सकता है। तभी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हैपन होता है जो इंडिया के लिए बहुत एडवांटेजियस प्रूफ होता है। एक पर्सन होता है हासिम कुरैशी, ये श्रीनगर से पेशावर जाता है। ये जो हासिम कुरैशी होता है ये पेशावर जाता है, वहां इसकी मुलाकात होती है मकबूल भट्ट से। ये जो मकबूल भट्ट है ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट मतलब कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर होते हैं एंड ये कुरैशी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम भी NLF को ज्वाइन कर लो। अब देखो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है क्यों ये ज्वाइन करवाता है कुरैशी को NLF। रीजन ये होता है कि इस NLF के 36 टेररिस्ट को जब वो कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस होती है इन 36 टेररिस्ट को पकड़ लेती है।
ये कुरैशी को इन्फ्लुएंस करता है कि तुम श्रीनगर में जाके प्लेन हाईजैक कर लेना, एंड प्लेन हाईजैक करके हम नेगोशिएट करेंगे गवर्नमेंट से कि हमारे उन 36 टेररिस्ट को छोड़ दो। अब प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कुरैशी जैसे ही इंडिया वापस एंटर करता है, वैसे ही जो इंडियन एजेंसीज होती हैं वो कुरैशी को भी पकड़ लेती हैं। कुरैशी का पूरा इंटेरोगेशन होता है एंड वो पूरा प्लान बताता है कि कैसे उसको समझाया था कि जाके प्लेन को हाईजैक कर लेना। ये सारी चीज़ें वो इंडियन एजेंसीज को बताता है। एंड अब इधर आर.एन. काओ जी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आर.एन. काओ जो होते हैं वो कुरैशी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि अब तुम इस प्लेन को हाईजैक करो, हाईजैक करके लाहौर ले जाओ, एंड लाहौर ले जाकर तुम डिमांड करना वही कि हमारे 36 टेररिस्ट को आप छोड़ो, तब हम आपके प्लेन को, हाईजैक करे हुए प्लेन को रिलीज करेंगे। लेकिन आर.एन. काओ बोलते हैं कि इस प्लेन में हमारे RNAW के एजेंट्स बैठे होंगे, तुम वहां पे लाहौर ले जाने के बाद ये डिमांड करना कि इंडिया से कि 36 टेररिस्ट को आप रिलीज करो, तब हम आपके प्लेन को छोड़ेंगे। एंड इसके अलावा तुम ये भी डिमांड करना कुरैशी कि तुम जुल्फिकर अली भुट्टो से मिलना चाहते हो, ये भी डिमांड करना। तो अब ये जो पहले कुरैशी जो था ये NLF के लिए काम कर रहा था, अब ये आर.एन. काओ के लिए काम करना शुरू करता है। कुरैशी 30 जन 1971 को प्लेन को हाईजैक करता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी आर.एन. काओ ने से समझाया, प्लेन को हाईजैक करता है, लाहौर लेकर जाता है एंड जुल्फिकर अली भुट्टो से मिलने की डिमांड करता है। जुल्फिकर अली भुट्टो जो होते हैं वो इससे मिलने भी आते हैं 2 फरवरी 1971 को। एंड ये फोटोज वगैरह भी ली जाती हैं इस चीज की कि जुल्फिकर अली भुट्टो इस हाईजैकर से मिलने आए हैं। अब पूरे रेडियो स्टेशंस पे ये बात फैल जाती है कि इंडिया का प्लेन हाईजैक हुआ है, एंड इंडिया अपना इसे अपॉर्चुनिटी बना के एयर स्पेस स्टेशन को बंद कर देता है। एक भी टेररिस्ट को रिलीज भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब ये जो कुरैशी था ये आर.एन. काओ के लिए, मतलब कि RNAW के एजेंट की तरह ही काम कर रहा होता है। ये जो गेम आर.एन. काओ ने खेला ये आज तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है आर.एन. काओ का। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ये वर्डिक्ट देता है कि जो इलेक्शंस इंदिरा गांधी जी जीती थी वो गलत तरीके से जीती थी, वो इलीगल प्रैक्टिसेस को यूज करके वो इलेक्शंस जीती थी। एंड ये वर्डिक्ट आते ही ऑपोजिशन बहुत प्रेशर बनाने लगता है और कहता है कि डेथ हुई है डेमोक्रेसी की, ये सारी चीजें होती हैं। एंड इंदिरा गांधी की जो पोस्ट होती है वो खतरे में आ जाती है। ऑपोजिशन लीडर ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने RNAW का यूज किया है ऑपोजिशन के खिलाफ, एंड सारी चीजें जब हाथ से जाने लगती है तो इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी इंपोज कर देती हैं 1975 को। इमरजेंसी जब ओवर होती है 1977 में, तो इसके बाद जब फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो अब जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई PM बनते ही सबसे पहला काम जो करते हैं वो ये करते हैं, ये कमेटी बनवाते हैं RNAW के लिए, एंड उसकी पूरी चेकिंग करवाते हैं कि RNAW कैसे काम कर रहा है, कहाँ क्या कितने काम किए, सारी चीजें चेक करवाते हैं। इस कमेटी को हेड कर रहे थे महाराष्ट्र काडर के ही एक IPS ऑफिसर SP सिंह, एंड लेकिन ये क्लीन चिट दे देते हैं RNAW को। लेकिन कुछ बात ऐसी सामने आती है जिससे ऑपोजिशन लीडर्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। ये बात सामने आती है कि RNAW में एक ऐसा स्पेशल डेस्क था जिसका मेन काम ये था कि ऑपोजिशन लीडर्स इंडिया के बाहर क्या काम कर रहे हैं ये सारी चीजें RNAW इंफॉर्मेशन लेकर इंदिरा गांधी को देता था। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है में ये चीज सेट हो जाती है कि ये जो RNAW था ये इंदिरा गांधी के टर्म्स पे ही काम कर रहा था, एंड ये सारी चीजें का जो मेजर कॉन्सिक्वेंस पड़ता है वो आर.एन. काओ पर भी पड़ता है। एंड इन सारी चीजों की वजह से आर.एन. काओ जो होते हैं वो अर्ली रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। अब ये सारी चीजें, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिया में चल रही है। मीनवाइल यहाँ पे साइड में पाकिस्तान में ये जो हमारे स्पाई एजेंट्स जो RNAW ने भेजे थे ये इंटेल भेज रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पे काम कर रहा है और इसे रोका जा सकता है। लेकिन वही मोरारजी देसाई जो हैं वो RNAW के पावर को, स्ट्रेंथ को, हर एक चीज को कम कर रहे थे। मोरारजी देसाई ने सारे जो भी ऑपरेशंस RNAW के इंडिया के बाहर चल रहे थे उन सारे ऑपरेशंस पे पाबंदी लगा दी। अब ये जो RNAW के जो ऑफिसर्स थे उनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है इन सारी चीजों पे
कि ये बाहर निकल के मीडिया को इंटरव्यूज देने लगते हैं एंड इस वजह से RNAW के जितने भी सीक्रेट मिशंस थे वो सारी चीजें पब्लिकली रिवील हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से 1985 में एक एक्ट आता है, फ्यूचर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट, जिसमें ये चीज क्लियर कर दी जाती है कि अगर RNAW का कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी ऑफिसर मीडिया के सामने जाएगा तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो इस न्यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से एंड मोरारजी देसाई के PM बनने की वजह से RNAW के साथ बहुत गलत चीजें होती हैं, उनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। अब ये सारी चीजें इंडिया में चल रही हैं एंड वहां से पाकिस्तान में एजेंट्स कुछ नोटिस करते हैं। तो स्पाई एजेंट्स जो होते हैं वो इंडिया में इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि यहाँ के जो फेमस साइंटिस्ट हैं वो डेली एक ही टाइम पर खान रिसर्च लेबोरेटरी जा रहे हैं एंड इनके साथ मिलिट्री के काफी सारे हेड्स भी हैं एंड ये डेली सेम टाइम पे वहां से बाहर निकल रहे हैं। तो इंडियन एजेंट्स को डाउट होता है कि शायद इस खान रिसर्च लेबोरेटरी में कुछ तो बड़ा चल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंडिया में RN काओ को जब मिलती है तो RN काओ को भी लगता है कि शायद ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट की कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं एंड RN काओ ये चीज मैसेज भेजते हैं सारे इंडियन एजेंट्स एंड स्पाइस को कि आप पता लगाओ और ऐसा कुछ प्रूफ कलेक्ट करके इंडिया भेजो जिसमें ये बात प्रूफ हो जाए कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। तो अब ये जो इंडियन एजेंट्स हैं ये डेली सेम चीज कर रहे हैं, उनको आते जाते देख रहे हैं, कुछ प्रूफ मिल जाए, कुछ ऐसा चांस मिल जाए कि जिनसे उनको कुछ ऐसा प्रूफ मिले कि न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। तो अब ये डेली उनको साइंटिस्ट को फॉलो करते हैं एंड एक दिन जब साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक बार्बर शॉप में जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तब ये जो हमारे इंडियन स्पाइज हैं ये समहाउ इन्फ्लुएंस करके बार्बर को वो जो बाल कटे होते हैं उनको कलेक्ट करके इंडिया भेज देते हैं चेकिंग वगैरह करवाने के लिए। एंड जब ये बाल जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बाल जो हैं वो इंडिया आते हैं, जब इन बालों की चेकिंग करवाई जाती है इंडिया में तो इनमें बहुत हाई अमाउंट में न्यूट्रिनो रेडिएशन मिलता है एंड ये बात प्रूफ हो जाती है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट पे वर्क कर रहा है। इंडिया को एक बहुत बड़ी सक्सेस एक और मिलती है, पाकिस्तान में उसी लेबोरेटरी में जो एक एजेंट काम कर रहा होता है, पाकिस्तानी एजेंट होता है, वो $10,000 में इंडिया को पूरी ब्लूप्रिंट देने के लिए रेडी हो जाता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की। लेकिन ये जो $10,000 थे इसको पे करने के लिए उस पाकिस्तानी एजेंट को पे करने के लिए PM की अप्रूवल चाहिए थी एंड मोरारजी देसाई ये अप्रूवल देने से क्लियरली मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, इंडिया को इसमें नहीं घुसना चाहिए क्योंकि अगर इंडिया इसमें घुसेगा तो इंडिया की ही डिफेमेशन होगी। तो इसी टाइम पे इंडिया का RNAW इजराइल के मोसाद के साथ भी काम कर रहा होता है एंड ये सारी बातें जब इजराइल को पता लगती है तो इजराइल को भी टेंशन होती है अपने डेंजर की, अपने सिक्योरिटी की। इजराइल ये प्लान बनाता है कि मैं जो हूँ, मतलब इजराइल जो है वो अटैक करेगा उसी खान रिसर्च लेबोरेटरी पे जहाँ ये सारी मिशंस वगैरह चल रही है पाकिस्तान की। लेकिन इजराइल इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए इंडिया की भी हेल्प चाहता था क्योंकि इजराइल से जो डिस्टेंस है पाकिस्तान का वो थोड़ा सा दूर है। इजराइल जो है वो इंडिया को कहता है कि हमें अटैक के टाइम पे रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो अगर ये रीफ्यूलिंग जो है वो इंडिया करवा दे तो ये टेस्ट रोका जा सकता है। अब मोरारजी देसाई इस बात को भी मना कर देते हैं एंड कहते हैं कि अगर हमने किसी भी तरीके की इजराइल की हेल्प करी तो ये इस एक तरीके से इंडिया के तरफ से अटैक माना जाएगा पाकिस्तान में एंड इस प्लान को भी होल्ड कर दिया जाता है। अब एक बात समझो, यहाँ पे मोरारजी देसाई एंड जुल्फिकर अली भुट्टो के काफी अच्छे रिलेशंस होते हैं। जुल्फिकर अली भुट्टो और मोरारजी देसाई अक्सर फोन पे बातचीत करते थे। तो एक दिन ऐसे ही ये लोग आपस में बात कर रहे थे एंड मोरारजी देसाई ने सारी बातें जुल्फिकर अली भुट्टो को बता दी एंड मोरारजी देसाई ने जुल्फिकर अली भुट्टो को बोला कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप जो भी खान रिसर्च लेबोरेटरी में कर रहे हैं हमें सब पता है, आप कैसे क्या करने वाले हो। और ये सारी बातें सुनकर जुल्फिकर अली भुट्टो जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें अंदर की डिटेल्स तक मोरारजी देसाई को कैसे पता है। जिया उल हक बहुत क्लियरली समझ जाते हैं कि इंडिया का कोई ना कोई स्पाई एजेंट उस खान रिसर्च लेबोरेटरी में नज़र रख रहा है एंड पाकिस्तान में ऑपरेशन चलता है इंडियन स्पाइस को ढूंढने का एंड इस ऑपरेशन में बहुत सारे इंडियन स्पाइस शहीद होते हैं। इंडिया जो है इस न्यूक्लियर टेस्ट को रोक तो नहीं पाता, लेकिन इसकी वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट।
अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे रहे, मतलब मोरारजी देसाई को निशान ए पाकिस्तान का पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा जाता है। 14 जनवरी 1980 के बाद RNAW के लिए काफी सारी चीजें अच्छी होने लगती है, क्योंकि वापस से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इंडिया की। RNAW के स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाता है, टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर दिया जाता है एंड RN काओ को वापस बुलाया जाता है और सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल दिया जाता है। एंड अब वापस से इंदिरा गांधी के PM बनने के बाद RNAW की एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं एंड इस बार इंडिया को सबसे बड़ा सक्सेस मिलता है RNAW के एजेंट्स की वजह से। सियाचिन ग्लेशियर, जो इंडिया का सियाचिन ग्लेशियर है, ये 70 किलोमीटर का पूरा एरिया जो है, ये यहाँ पे कंडीशंस जो है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही अपना क्लेम देते हैं। फिलहाल यहाँ पे सरवाइव करने के लिए बहुत ही डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। -50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के जो स्पाइज हैं ये लंदन में भी काफी एक्टिव होते हैं, जो कि पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स पे नजर रख रहे होते हैं। तो ये खबर आती है इंडिया में कि पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स ने एक गारमेंट शॉप से 150 के आसपास थर्मल कोट्स, पैंट्स, बूट्स और टेंट का ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर में आइस शूज वगैरह भी हैं और ऐसा ऑर्डर है कि मतलब -50 डिग्री सेल्सियस तक ये लोग सरवाइव कर पाए आराम से। इंडियन एजेंट्स ये सारी डिटेल इंडिया भर में सेंड करवाते हैं एंड इस पे डिस्कशन शुरू होती है और ये बात सामने आती है कि इस बार पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को लेकर सियाचिन ग्लेशियर में आता, इस इंफॉर्मेशन के करेक्ट टाइम पर मिलने की वजह से इंडिया जो है 300 सोल्जर्स को एयरलिफ्ट करवाती है सियाचिन ग्लेशियर में एंड इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन मेघदूत। और जब तक पाकिस्तान की आर्मी आती यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और आज तक सियाचिन हमारा है। इन सब के अलावा इसके बाद भी काफ़ी सारी RNAW के साथ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, काफ़ी सारा मिस्टेक्स भी परफॉर्म हुआ है इंडियन अथॉरिटीज़ की तरफ से भी। तो इन्हीं में से एक का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा वो हमें कारगिल अटैक में पाकिस्तान के साथ वॉर में फेस करना पड़ा। सितंबर 1988 में इंडियन एजेंट्स ने ये मैसेज भेजा था इंडिया में कि पाकिस्तान ने 50,000 बूट्स का ऑर्डर दिया है, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज़ को ये बात उतनी ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं लगी एंड इस बात को इग्नोर कर दिया गया। एंड एक्चुअली में पाकिस्तान ने ये बूट्स अपने सोल्जर्स को देने के लिए खरीदे थे ताकि ये लोग कारगिल में वॉर कर पाएं। सेम ही मंथ में पाकिस्तान ने अपनी एक्टिविटीज़ को कारगिल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था, कारगिल के आसपास के एरियाज में इंक्रीज कर दिया था, लेकिन फिर भी इंडियन अथॉरिटीज़ ने इसको कुछ उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और इससे भी बड़ा फेलियर तब हुआ जब पाकिस्तान ने पूरी की पूरी 2 बटालियंस को FCNA रीजन में इस्टेब्लिश किया एंड इंडिया जब वॉर लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ तब इनको पता लगता है कि यहाँ पे 2 बटालियंस और हैं पाकिस्तान की। एंड ये सारे मैसेजेस प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाने की वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। कारगिल वॉर में इंडिया के काफ़ी सारे सोल्जर्स शहीद होते हैं। वॉर के बाद वॉर की एक रिव्यू कमेटी बनाई जाती है जो RNAW के वर्क को भी रिव्यू करती है एंड काफ़ी सारे मिस्टेक्स सामने आते हैं जो भी हुए इस टाइम पे, वॉर के टाइम पे जो भी मिस्टेक्स हुई। गवर्नमेंट ने RNAW में थोड़े बहुत चेंजेस किए जिसकी वजह से RNAW का काम जो था वो ताकि और ज़्यादा अच्छा हो पाए, कोऑर्डिनेटेड हो पाए और प्रॉपर तरीके से हो पाए। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बनाई गई कि ताकि अगर कोई इनपुट ऐसा आए जो एक एजेंसी को थोड़ा कम यूज़फुल लगे तो क्या पता दूसरी एजेंसी को ज़्यादा यूज़फुल लगे। तो ये सारी चीज़ें हुई जिससे RNAW की जो फंक्शनिंग थी वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। तो ये थे सारे फैक्ट्स RNAW से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए